Hello everyone. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon everyone. Deepak, Manoj, Pritam. गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो आप सभी लोग? Good, sir. चलो बहुत बढ़िया, हमेशा बढ़िया रहो। ओके, सो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? डिजिट थर्मोडायनेमिक्स का लगभग काफी कुछ पोर्शन हमने कर लिया था। एक वो चीज जो उसमें बची है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है, दैट इज हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। राइट, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कैसे उसको यूज करना है। सो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस शायद मैंने दिया था होमवर्क के लिए, हुआ किसी से? Yes, sir. हो गया था, sir. ओके, चलो ठीक है, एक मिनट में पेज ओपन करता हूँ। ये क्वेश्चन था ना शायद? Yes, sir. ओके, कितने लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? फटाफट बोलो। Yes, sir. Solve तो हो गया था. क्या आंसर आ रहा है? Sir, एक मिनट. बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसका और क्वेश्चन भी बढ़िया है। ओके ठीक है। प्रीतम, क्या आ रहा है आपका आंसर? 0. 0। ओके, Yes, sir. और किसी का आंसर? मनोज, दीपक? सनो, आपका आंसर नहीं आया इसमें? दीपक? सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना था। लॉजिक लगा, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, तो मैंने बताया था कि अगर पीवी कर्व आपको दिया हुआ है तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, राइट, एरिया अंडर द पीवी कर्व। राइट, तो जो पीवी कर्व के अंडर एरिया आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी द वर्क डन इन दैट प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस आप ले लो, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा। और अगर साइक्लिक प्रोसेस अगर आपको दिया है, ठीक है, लाइक पीवी कर्व में अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस दिया तो एरिया अंडर दैट साइक्लिक कर्व, जो भी साइक्लिक कर्व, मैंने बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सर्कल ही, सर्कल वैसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, एनी आर्बिट्ररी से कुछ भी हो सकता है, दैट कर्व ऊपर करने से कुछ भी हो सकता है। तो एरिया अंडर दैट कर्व इज इक्वल टू द वर्क डन in that process, in that cyclic process, right? तो और उसमें एक चीज और मैंने बताया था कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा इन दैट साइक्लिक प्रोसेस? पॉजिटिव आएगा, राइट? और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना था, जो ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस भी हो गया था। चलो कोई बात नहीं, बाकी जिन लोगों का नहीं आया फटाफट आप 1 मिनट में ट्राई करो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस दो चीज को अगर आप समझ गए थे तो मुझे नहीं लगता कि आप आंसर नहीं निकाल सकते, आप इजीली आंसर निकाल सकते। हर्षिता, व्हाट आंसर यू गॉट इन दिस क्वेश्चन? मनोज डी, ओके गुड, सही है, डी इज द राइट आंसर।
ओके, देखो जिन लोगों का आ गया वेरी गुड। एक्चुअली द आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। और जिन लोगों का नहीं है कोई बात नहीं। देखो बेसिकली इसको करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपको कंप्लीट एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, राइट। तो लेकिन आप इंडिविजुअल को ब्रेक कर लेके, जैसे आपने क्या किया, ए बी इज द वन प्रोसेस, बी सी इज द सेकंड प्रोसेस, सी डी इज द थर्ड प्रोसेस एंड डी इज द फोर्थ प्रोसेस। आप इंडिविजुअल आप क्या करो, हर प्रोसेस का निकालो फिर उसको कैलकुलेट करो। बट अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देखो तो आपको क्या दिखेगा कि ए ओ डी इज द वन साइक्लिक प्रोसेस। मैंने क्या किया, दिस ए ओ डी इज द वन साइक्लिक प्रोसेस जिसमें रोटेशन कैसा हो रहा है, इस क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, ये क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है। और सो वर्क डन इन द साइकिल, इन द साइक्लिक प्रोसेस ए ओ डी क्या आएगा, इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, बेसिकली ट्रायंगल ऑफ सॉरी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए ओ डी, जो ए ओ डी ट्रायंगल का एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन आ जाएगा। एंड सेकंड इज द DCO। DCO क्या है, एक सेकंड साइक्लिक प्रोसेस है इस तरीके से। और इसमें जो रोटेशन हो रहा है प्रोसेस का कैसे हो रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस DCO ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड निकालने की बातचीत है, आप सिंपल से देखो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, बेसिकली आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर AD को बेस मानो, AD इज द बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट, ये बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो BC बेस, बेस दोनों का बराबर, और दूसरी चीज जो परपेंडिकुलर हाइट है ये भी क्या आपको बराबर ही मिलेगी, बिकॉज इनके बीच जो डिफरेंस कितना P0 यहाँ पर है परपेंडिकुलर हाइट, और यहाँ पे कितना P0 है। तो दोनों का जो एरिया आएगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DCO, इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा इन मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। बट जब हम वर्क डन लिखेंगे, सो इन व्हाइल बी राइटिंग वर्क डन, सो वर्क डन बाय वर्क डन इन द ट्रायंगल, फिर मैं वैल्यूज निकाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि अगर केवल एक ट्रायंगल का पूछे तो कैसे आप निकाल सकते हैं। वर्क डन इन द प्रोसेस AOD, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल और कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इज V0, बेस कितना हो गया V0 हो गया, और परपेंडिकुलर हाइट कितना हो गया V0 हो गया। इसका एरिया सॉरी वर्क डन कितना हो जाएगा, बेसिकली P0 V0 by 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। इन सिमिलर वे अगर BCO का हम देखें, वर्क डन इन द प्रोसेस BCO, ठीक है, इसमें भी सेम चीजें आपको दिख रही है। इफ वी assume this BC as the base, so what will be perpendicular height, it will be P0, right, this ये जो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस वन, राइट। सो अगेन इसका भी क्या आ जाएगा एरिया, ये भी सिंपली आ जाएगा P0 V0 by 2, राइट। बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और आप समझ सकते हो, वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस AOD क्या आ रहा है, प्लस P0 V0 by 2, दैट मींस व्हाट, in the cyclic process AOD work done by the system, means जो गैस है वो एक्चुअली वर्क कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम चीजों को देखते हैं। बट इन द प्रोसेस DCO वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस व्हाट, some external agent is doing work on that system। तो क्या हम बोल सकते हैं, in the cyclic process DCO work is done on the system by some external agent, surrounding जो कुछ भी बोलना चाहो आप, ये कुछ वर्ड के टर्म्स में या स्टेटमेंट के टर्म्स में भी चीजें पूछी जा सकती है, राइट। बाकी इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगा। एक चीज और इसमें आप समझ सकते हो क्या, अगर मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में, सब लोग ध्यान से, ये चीज सबको क्लियर है जिनका आंसर नहीं आया था, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सनु आपको समझ में आ गया ये? दीपक? यस सर। ओके गुड, ठीक है। एक चीज और मैं इसमें पूछता हूँ जो इस क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी हीट एक्सचेंज इन द टू साइकिल। मेरा क्वेश्चन क्या है, हीट एक्सचेंज इन टू साइकिल,
cyclic process, basically cyclic process. कौन कौन सा cyclic process है? First one is the AOD, the first cyclic process है. Second cyclic process कौन सा हो जाएगा? DCO. इन दोनों cyclic process में what will be the value of heat exchange? And like heat exchange का मतलब value क्या होगी? And along with that heat like system को मिल रहा है या फिर system release कर रहा है? The first में P naught V naught by 2. ठीक है, तो पॉजिटिव है तो फिर रिलीज कर रहा होगा. ठीक है, सही है. सेकंड में वैसे वर्क डन के साथ इक्वल होगा माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2 नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव है मतलब ऑब्जर्व कर रहा होगा. राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो सिंपल है. जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है? इसमें इक्वल होगा वर्क डन इक्वल टू हीट एक्सचेंज. राइट. अब देखो साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है. दोनों प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो जो हीट एक्सचेंज है मतलब डेल्टा क्यू सिंपली किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर. तो मैग्नीट्यूड वाइज सिंपली क्या हो जाएगा? इन द साइक्लिक प्रोसेस एओडी ये क्या हो जाएगा? इन एओडी हीट एक्सचेंज सिंपली इसी के वर्क के बराबर होता है. P naught V naught by 2 होता है. और पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस व्हाट? हीट रिलीजेस बाय द सिस्टम. ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, हीट रिलीजेस बाय द सिस्टम. एंड द सेकंड साइक्लिक प्रोसेस BCO वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस व्हाट? हीट गिवन टू द सिस्टम. सिस्टम को हीट दी जा रही है. क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Okay. Anything? Anyone want to ask in this part? Okay, ठीक है. Let us see the next one. कुछ क्विकली ये क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक दो चीजें जो बची हैं उसको कवर करके मुझे स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसको हम स्टार्ट करेंगे. कितने लोगों का इस पार्ट में आंसर आ गया था? सर नेगेटिव में है सर. हाँ, नेगेटिव. नहीं नेगेटिव तो आई थिंक नहीं होगा. जो ऑप्शन दिया इसी में से कुछ न कुछ होगा. तो -460 है सर. -460 आ रहा है. हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. चलो ठीक है, देखते हैं. Actually heat added to the system is what? Increment in the heat exchange, right? तो जो heat added है that will be positive, right? I think last one में शायद मैंने क्या बताया था? Heat added to the system is increment in the energy, right? So that will be the positive way, not negative. Let me check once.
मैंने कुछ उल्टा बता दिया क्या? ओके ओके ओके, एनीवन एल्स? किसी और का आंसर आया इस पार्ट में? Anyone who got any answer in this part? क्या बात है, सभी लोग इतने शांत शांत क्यों हैं? 460 sir. 460, ओके फाइन, ठीक है। एक मिनट पहले एक चीज इसको थोड़ा सा देख लो आप लोग। आई थिंक अगर थोड़ा सा शायद मैं मिस इंटरप्रिटेट कर गया। देखो, अगर इस ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें क्या क्या चीजें थी? बेसिकली दो साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम देख रहे थे। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, राइट? तो जो फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस दैट इन द एओडी में हमारा क्या था? वर्क डन पॉजिटिव आया था, राइट? तो साइक्लिक प्रोसेस में हमें क्या पता है? डेल्टा यू जीरो होता है इन साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा यू इज जीरो। सो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाता है? वर्क डन के बराबर हो जाता है, राइट? तो डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव होता है दैट मींस व्हाट? हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, या फिर एडेड टू द सिस्टम। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, या फिर हम ये बोल सकते हैं हीट एडेड टू द सिस्टम, राइट? या फिर ये भी हम बोल सकते हैं हीट एडेड टू द सिस्टम इन द प्रोसेस, एडेड टू द सिस्टम, राइट? और अगर डेल्टा क्यू निगेटिव आता है दैट मींस व्हाट? हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, राइट? उस सिस्टम से कुछ हीट रिलीज हुआ है, निकला है, एनर्जी निकली है। क्रोनोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे भी अगर आप उसको थोड़ा सा समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हीट रिलीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कुछ इस पे वर्क कर रहा है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव आता है दैट मींस व्हाट? सम अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं द सिस्टम हैव एब्सॉर्ब्ड सम अमाउंट ऑफ हीट। And if delta Q is negative, that means what? Heat is released by the system, या फिर some amount of heat is released because of some external agent does work, right? So उस चीज को ध्यान में रखे अगर आप इसको समझोगे। इसमें क्या क्या इन द प्रोसेस ए बी 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस ए बी इज इक्वल टू 400 जूल, राइट? और क्या चीज हम निकाल सकते हैं? चलो ठीक, अभी करते हैं, पहले देख लेते क्या क्या रिलेशंस हमारे बनते हैं। एंड इन द प्रोसेस बीसी 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, डेल्टा बीसी इज इक्वल टू व्हाट? 100 जूल, राइट? तो हमें क्या बताना है? हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस एसी, ठीक है? तो अगर हम कंप्लीट साइकिल फॉर कंप्लीट साइकिल ए बी सी, अगर कंप्लीट साइकिल एबीसी की हम बात करें, सो व्हाट वी कैन राइट? डेल्टा क्यू फॉर होल प्रोसेस एबीसी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, राइट? हीट एक्सचेंज इन द कंप्लीट प्रोसेस एबीसी विल बी इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इन दैट प्रोसेस, राइट? सो वर्क डन सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं? पीवी कर्व दिया हो, एरिया अंडर पीवी कर्व, ट्रायंगुलर शेप है, एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी को भी बेस, किसी को भी हाइट ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली क्या आ जाएगा देखते हैं यहाँ से। ए बी को अगर मैं बेस लेता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इसको सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 10⁴ बेस हो गया, इंटू हाइट मतलब बीसी। तो बीसी का लेंथ कितना हो जाएगा? इट विल बी
2 into 10 power minus 3. ठीक है, so this will be the area, right? अब डेल्टा क्यू ऑफ द प्रोसेस ABC क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू ऑफ द प्रोसेस AB, डेल्टा क्यू ऑफ द प्रोसेस BC बस डेल्टा क्यू ऑफ द प्रोसेस CA। एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये बेसिकली आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो सारी वैल्यूज को हमें क्या मिल जाएगा? QAB, ये चीज हमें दी हुई है, QAB 400 100, मतलब ये कितना होगा? 400 प्लस 100 प्लस डेल्टा क्यू CA इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? डेल्टा क्यू CA इक्वल टू 40 माइनस 500 हो जाएगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा? माइनस 460 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दो इसमें। ठीक है, हमने क्या निकाला है? जो हमने निकाला वो क्या है? हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस CA। कई बार इसे कंफ्यूज, खाली इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो आप तो डायरेक्टली 460 को आप मार्क कर सकते हो, बट अगर ऑप्शन में माइनस भी दे दे प्लस दे दे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमने जो निकाला है हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस CA मींस जो C to A प्रोसेस है। ठीक है, जो C to A प्रोसेस हुआ है उस C to A प्रोसेस का हमने क्या निकाला है? हीट एक्सचेंज, जो कि कितना आया है? माइनस 460 जूल आया। बट हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है हीट एब्सॉर्ब इन द सिस्टम इन द प्रोसेस AC। हमें AC प्रोसेस का बताना है। ठीक है, तो अगर CA मतलब C to A प्रोसेस का अगर इतना आया है तो डेल्टा क्यू आप प्रोसेस AC क्या आ जाएगा? माइनस टाइम दिस आ जाएगा, मींस माइनस टाइम डेल्टा क्यू ऑफ CA। तो ये कितना आ जाएगा? ये 460 प्लस 460 जूल आ जाएगा। राइट, तो अगर आप डेल्टा क्यू मींस हीट एक्सचेंज ऑफ द प्रोसेस CA निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस 460 जूल आएगा। बट अगर आप डेल्टा क्यू ऑफ द प्रोसेस AC निकालोगे तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द प्रोसेस CA। वो हमारा कितना आ जाएगा? दैट विल कम्स 460 प्लस 460 जूल आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया ये? प्रीतम समझ में आया ये? यस। ठीक है, तो प्रोसेस भी ध्यान देना जरूरी। जब हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में होना चाहिए। राइट, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि Q ऑफ AB प्लस Q ऑफ BC प्लस Q ऑफ AC, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। Q ऑफ AB प्लस Q ऑफ BC प्लस Q ऑफ CA दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा W ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस। मैं इसलिए लेके कर देते इसलिए नेगेटिव आ रहा था। राइट, तो खैर इसमें मान लो कि ऑप्शन केवल प्लस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कई बार ऑप्शन में दोनों दे देगा, प्लस 460 भी दे देगा और माइनस 460 भी दे देगा। राइट, कई बार लोग माइनस 460 लगा के चले आएंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। राइट, जागृति समझ में आ गया आपको ये? सनु, दीपक? Yes. ओके, सर इसमें बेसिक फॉर्मूले हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। आगे में बहुत इजी चैप्टर है, बस इसी चैप्टर को इसी तरीके से करोगे तो आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या आंसर आ रहा है? Anyone get answer in this part? किसी का आंसर आया इस पार्ट में? लगता है कि पढ़ाई वही हो नहीं रही है। बेसिक रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
किसी का आंसर आया इस पार्ट में? थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, राइट? अगर आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। T√3 sir. T√3 ओके, देख लेते हैं। ओके फाइन, सी आई थिंक थोड़ा सा रिलेशन आपको लिखने आना चाहिए, बाकी चीजें तो ठीक है। अब देखो इसमें आपको रिलेशन क्या दिया, आपको ये रिलेशन गिवन है p² v = कांस्टेंट, और आपसे पूछा कि गैस एक्सपेंड्स टू थ्राइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मींस मैं ये बोलता हूँ v इनिशियल इसकी और v फाइनल क्या होता है, v फाइनल इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ v इनिशियल, राइट? और हमें टेम्परेचर पूछा है, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर T है। सो व्हाट विल बी टेम्परेचर एट दिस सिचुएशन, एंड हमें रिलेशन क्या पता है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पता है। तो कोई नहीं, आप प्रेशर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस रिलेशन को अगर आप देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू nRT/V में लिख सकता हूँ, ठीक है? तो प्रेशर की जगह मैं इस वैल्यू को अगर पुट कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, nRT/V होल स्क्वायर इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? अब अगर इस टर्म में देखो n इज द नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट r इज द गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस सारे जो कांस्टेंट टर्म को इधर में अगर लेके आऊंगा तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय या डिवाइड बाय सम कांस्टेंट विल आल्सो गेट एनी कांस्टेंट, राइट? सो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी t² अपॉन v² into v is equal to some constant, राइट? ये बेसिकली क्या आ जाएगा, एक 20 से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, t²/v is equal to constant। सो हमें एक टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में एक रिलेशन मिलेगा, राइट? तो ठीक है, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करें, ठीक है? सो टेम्परेचर इनिशियल इज T², वॉल्यूम इनिशियल इज V इनिशियल, फाइनली क्या हो गया, टेम्परेचर T फाइनल हमें फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 3 V इनिशियल हो गया। सो V इनिशियल कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, T फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ T²। सो T फाइनल क्या मिल जाएगा, विल बी √3 into दिस विल बी आवर आंसर। स्लाइटली रीअरेंजमेंट करना था, हमें जो रिक्वायर्ड चीज है इस रिक्वायरमेंट में के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन फाइंड करना था। वंस वी गेट द रिलेशन, just put the initial and final value, compare with them, and we can get the answer। समझ में आया ये? Yes, sir. रिंकी सोनू समझ में आया आपको ये? Yes. ओके गुड, ठीक है। तो क्विकली हम करते हैं इसको, खैर ये तो सबको पता है। द वैल्यू ऑफ Cp minus Cv is equal to what? R, which is equal to गैस कांस्टेंट। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन, ठीक है? और उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, बट Cp minus Cv is equal to what? R। तो सारे गैसेस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सिंपली क्या हो जाएगा, सेम फॉर ऑल गैसेस, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें भी थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, स्लाइटली रीअरेंजमेंट, ठीक है? ट्राई करो सभी लोग इसको, अगर किसी का आंसर आ गया तो बताओ। एनीवन गॉट द आंसर, एनी ऑफ दिस व्हिच would be the right one?
ऑप्शन ए। ओके ओके, आई थिंक यू आर राइट। चेक कर लेंगे अभी, बस वेट फ्यू सेकेंड्स। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। अगर थोड़ा सा आपको लॉजिक बेसिकली आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। वंस टू गेट द रिलेशन यू कैन इजीली आंसर दिस। आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, प्रीतम समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व होगा ये? नो सही वाला सा थोड़ा नहीं हो रहा है सर। नहीं समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, बस ये दो जो रिलेशन है ना, इस दो रिलेशन को याद रखना। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पी डी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब हमें क्या बोला, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन मींस व्हाट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और हमें किसका रिलेशन बताना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। बेसिकली हमें ये जो रिलेशन है ना, इसके बारे में बताना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का क्या होता है, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। तो देखो दो अप्रोच है। पहला चीज ये है कि अगर आप डायरेक्ट ये जो रिलेशन है एडियाबेटिक कंडीशन, इसको अगर आप यूज करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। बट अगर आप इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो, PV is equal to nRT for a given base, number of mole is constant, R is constant। तो अगर हमें टेम्परेचर का वेरिएशन मिल जाए, अगर हमें टेम्परेचर का वेरिएशन मिल जाए कि इन केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन विद द टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको भी बता सकते हैं। वो कैसे मिलेगा, पहली चीज कि अगर आपको ग्राफ पता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन का, तो वहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो। दूसरी चीज कि अगर वो आपको नहीं पता, तो ये जो एडियाबेटिक का रिलेशन उसको आप यूज करो, क्या, PV पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ nRT बाई V। ये प्रेशर को मैंने रिप्लेस कर दिया दूसरे टर्म्स में, इनटू V पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट nR is the constant, T into sorry V to the power gamma minus 1 is equal to constant। ये सिंपल सा आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है, इफ वी इंक्रीज मींस बेसिकली व्हाट इज सेड लाइक एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सो इफ वी इंक्रीज वॉल्यूम सो व्हाट विल हैपन टू टेम्परेचर। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल लो कि टेम्परेचर क्या होगा, फिर उसको हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम, मतलब इस तरीके से देखो, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, T is inversely proportional to 1 upon V to the power gamma minus 1, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है,
और एक चीज और यहाँ पे आप देखो गामा माइनस वन, मीन्स गामा की वैल्यू क्या होती है फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, इट इज ऑलवेज बिटवीन, अगर तीन जो बेसिकली थ्री टाइप्स है हमारे पास, तो ये 1 एंड 2 के बीच में होगा। बट इफ यू सी गामा माइनस वन, सो गामा माइनस वन क्या होगा, इट्स वैल्यू विल बी बिटवीन 0 to 1, राइट। बेसिकली इट्स वैल्यू विल लेस देन 0, सिंपल सी बात, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या हमें समझ में आएगा कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, एंड वॉल्यूम टू द पावर समथिंग, ठीक है, कुछ भी पावर हो, तो उससे हमें क्या मिलेगा, बताओ सभी लोग। इफ विल इंक्रीज वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम के जो पावर है अगर उसको हम चेंज करें, सो व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा। तो इससे बेटर ना, अगर चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो इसको दो टर्म लेटर सपोज वी सी, हम दो सिचुएशन ले लेते हैं, लेट अस से T1 and V1, sorry V1 it is initial and final is something T2 V2, and such that V2 is greater than V1, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या रिलेशन देख सकते हैं, देखो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। सो यहाँ से T2 को हमें चेक करना है कि वेदर T2 विल इंक्रीज और डिक्रीज। सो T2 क्या आ जाएगा, इट विल बी V1 अपॉन V2 होल टू द पावर गामा माइनस वन इनटू T1, राइट। तो फाइनल जो वैल्यू आई है T2 वो क्या है, V1 अपॉन V2 विद गामा पावर माइनस वन इनटू T1, ये हमारी वैल्यू आई। और हमें ये पता है V2 is greater than V1, this implies V1 by V2 is less than 1, राइट। तो जो फाइनल वैल्यू आई है ये ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए कि V1 by V2 is इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम is less than 1। सो ये जो वैल्यू क्या आएगी, दिस होल टर्म विल आल्सो बी लेस देन 1, राइट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, T2 is less than T1। जो फाइनल टेम्परेचर होगा इट विल बी लेस देन द इनिशियल टेम्परेचर। ये समझ में आ रहा है सबको। थोड़ा सा आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा इस तरीके से टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, वंस यू गेट द रिलेशन तब जाके आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। बिकॉज डायरेक्टली अगर आप P इंटू V का रिलेशन निकालने चलोगे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, तो नेट क्या होगा P इंटू V का, वो डायरेक्टली बोल पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो बेटर क्या है कि हम ये जो रिलेशन है PV इक्वल टू nRT, इसको हम यूज करें। तो यहाँ से अगर हम टेम्परेचर के बारे में पता कर लें, व्हाट विल बी चेंजेस इन टेम्परेचर इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम, बिकॉज एक्सपेंशन की बात करें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। हमें यहाँ से क्या मिला, फाइनल टेम्परेचर इज दिस वन, मींस व्हाइल वी आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, राइट। सो P into V का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल आल्सो डिक्रीज। समझ में आ रहा है ये सबको, थोड़ा सा रियरेंजमेंट है, राइट, प्रैक्टिस है एंड ऑब्जर्वेशन है, नथिंग एल्स। समझ में आ गया सबको ये, या फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। जो इजी भी हो सकता है उससे मैंने कोशिश किया, बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो। Is it clear to everyone?
sir. इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस जो बनते हैं, राइट, तो इसमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, बट ठीक है, वी नीड टू डेवलप न्यू रिलेशंस, हमें न्यू रिलेशन मिलकर कुछ चीजों को फाइंड करना होता है, ठीक है। रिंकी, सोनू, दीपक, समझ में आ गए? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। ओके, सी नेक्स्ट वन। अगेन फिर से ग्राफ का है क्वेश्चन। ग्राफ पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, पीवी ग्राफ या फिर कोई और ग्राफ भी दे सकता है। थोड़ा सा कभी पीवी देता है तो फिर उसके बाद कुछ और भी ग्राफ ऐसा, और कई बार ग्राफ कन्वर्जन भी पूछ लेता है कि वन टाइप ऑफ ग्राफ इज गिवन एंड वी हैव टू ड्रॉ अनदर टाइप ऑफ ग्राफ, वो भी चीजें पूछ लेता है। One point four P naught P naught, sir. Means option B, option B. Maybe. Which option you are saying now? Option B, sir. Option B, no. I think option B is not correct. Not correct. You need to check once. Actually, there is a two process only: A to B and B to C. There's no process called C to A.
See carefully. These two processes only, A to B and B to C, not C to B. It's a simple two-step process. 3.9, sir. Right. Right. 1.4 is BC. Right. और किसी का आंसर आया? जागृति, do you know how to solve this question? Any difficulty? रिंकी, सनो, समझ में आ रहा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? No, sir. ओके, कोई बात नहीं। ओके, दीपक, सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? सर अभी कर रहे हैं। इधर नेक्स्ट पेपर कौन से है? तो दिमाग खराब हो रहा है, जरा साच पे लगा ले। 2 मिनट का रहेगा बस। Jagriti, are you saying something? Actually, I think there is some noise from the background. Okay, see, actually, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ये सिंपल है, अगर आप इसको ब्रेक करके समझो तो, राइट? ब्रेक मीन्स व्हाट? इसको कई सारे पार्ट में, जैसे बेसिकली क्या, इसमें आपको दो प्रोसेसेस हैं बेसिकली, ए टू बी, ठीक है? एंड इफ यू सी ए टू बी, क्या इन द प्रोसेस ए टू बी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तब जो वॉल्यूम कांस्टेंट का कंडीशन है, कंडीशन मींस व्हाट? उस तरह के प्रोसेस में वर्क डन और बाकी सारी चीजें का जो फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, राइट? तो फर्स्ट क्या आ गया, ए टू बी व्हिच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बी टू सी क्या है? टेंपरेचर कांस्टेंट, राइट? और सी टू ये कोई प्रोसेस नहीं, ये दो प्रोसेस बेसिकली, तो टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम आपको बताना। सो ए टू बी में वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट मींस व्हाट? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको क्या केवल निकालना है, यहाँ पे डेल्टा यू निकालना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली F/2 NR डेल्टा टी, राइट? अब ए टू बी में आप देखो टेम्परेचर तो कर दिया नहीं है, राइट? अगर पॉइंट ए पर अगर आप देखो, एक पॉइंट ए हम क्या लिख सकते हैं? P नॉट V नॉट इज इक्वल टू NR T नॉट लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब T नॉट इज इक्विवेलेंट टू P नॉट V नॉट, ऐसा समझने के लिए, ठीक है? तो अब पॉइंट बी पे अगर हम देखें, ठीक है, पॉइंट बी, एट पॉइंट बी 2P नॉट इंटू V नॉट, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा? 2P नॉट V नॉट इज इक्वल टू NR टेम्परेचर एट पॉइंट बी, ठीक है? तो P नॉट V नॉट की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? N और T नॉट, तो टेम्परेचर एट बी आपको क्या मिल जाएगा? U ट्वाइस ऑफ T नॉट। ये समझ में आ रहा है सबको?
रिक्की समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ठीक है, तो इन सिमिलर वे उसी तरीके से अब देखो बीसी प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर ऑफ बी जो है वही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ ए हमें पता है, बी पता है, सी पता है। ठीक है, ए बी प्रोसेस में ये जो हम निकालेंगे, अब डाइटोमिक गैस है, ये चीज हमने ऑलरेडी बोला हुआ है। तो डाइटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें याद होना चाहिए, बाकी चीजें आपको इस प्रोसेस को ब्रेक करके आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली एफ इज 5/2 एन आर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ए से बी में टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए इज 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, टी नॉट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एन और टी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, टी नॉट वी नॉट के बराबर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 क्या आ जाएगा, 2.5 टी नॉट वी नॉट आ जाएगा। ठीक है, एंड इन द प्रोसेस ए बी डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली 2.5 वी नॉट आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस ए बी कितना आ जाएगा, राइटली 2.5 वी नॉट आ जाएगा। अब ये बताओ ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई, फिर मैं आगे बढ़ूँ। Is this clear to you, Riya? प्रीतम, Yes, प्रीतम sir. समझ, यस सर, यस सर। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, नो सर, खाना नहीं खाया है क्या? ऐसे समझ में आ रहा समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहा है? है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले हमें सिर्फ उसको ब्रेक करना है, डिफरेंट जो भी प्रोसेस है, फिर हर एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है कि आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, एडियाबेटिक, कौन सा प्रोसेस है। अब जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का हमें वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सारे जो पैरामीटर्स, उस पैरामीटर मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, उसको हम निकालने, कुछ चीजें दी होंगी, कुछ चीजें हमें प्रीवियस को एनआरटी का जो रिलेशन है वहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रोसेस ए बी में डेल्टा क्यू पता चल गया, हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अब प्रोसेस बीसी को देखते हैं। ठीक है, अब बीसी को देख लेते हैं। बीसी में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। राइट, तो प्रोसेस बीसी में हमें क्या निकाल लेना, सिंपली वर्क डन निकाल लेना। राइट, और पीवी करो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और बीसी कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो फॉर प्रोसेस बीसी या आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, फटाफट बताओ सभी लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सर डेल की होगा ना? नहीं, तो हमें अभी वर्क डन Over here, 2 P naught V naught ln 2 में से. राइट, ये क्या होता है, एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। टेम्परेचर किसका, उस आइसोथर्मल प्रोसेस का। बिकॉज टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ पॉइंट सी, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी में लिख देता हूं। वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये एल एन है, मींस लॉग बेस ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन आर टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी कितना है, अभी हमने निकाला था ये 2 टी नॉट, क्या हो जाएगा 2 टी नॉट एल एन फाइनल वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सी का वॉल्यूम है 2 वी नॉट, बी का वॉल्यूम कितना है वी नॉट, तो 2 वी नॉट बाई वी नॉट आ जाएगा। सो वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ एन आर टी नॉट एल एन 2। अगेन एन आर टी नॉट किसके बराबर है, वी नॉट के, उसको हम इससे इक्वेट कर देते हैं। सो 2 इंटू वी नॉट। अब एक चीज है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि इस तरह की वैल्यूज आपको गिवन होंगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln2, नहीं दिया रहेगा तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो ln2 की वैल्यू होती है, बेसिस की वैल्यू कितनी होती है, 0.69 का। ये चीज आपको कई जगह यूज में आती है, आप जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो तो वहां पर भी ये चीज आपको मिलता है। राइट, ln2 की वैल्यू ये 0.69 होता है। ठीक है,
कितना हो जाए 0.69 या 0.7 भी लिख सकते हैं। आई थिंक इसमें डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर दिया हुआ, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.7 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, इट विल बी 1.4 वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट हो रहा है? रिंकी समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला था? इन द प्रोसेस BC डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। सो डेल्टा Q कितना हो गया 1.4 V0। इसमें पूछा क्या है हमें? टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि दोनों प्रोसेस में क्या आ रहा है, डेल्टा Q पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों प्रोसेस में हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब हीट सिस्टम को दिया जा रहा है या फिर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो अगर इन केस अगर किसी प्रोसेस में निगेटिव आता तो हमें साइन के साथ उसको ऐड करना पड़ता है। तो हीट गिवन टू द सिस्टम वो सिस्टम डेल्टा Q नेट कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, सिंपली कितना 2.5 V0 प्लस 1.5 V0। ये कितना आ जाएगा, सॉरी 1.4 है, 3.9 V0। ठीक है, सो टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम कितना आ गया 3.9 V0। क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके, इस कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले ग्राफ का या फिर दो दो से ज्यादा जब प्रोसेस आपको देते, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, बस राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोसेस है, लाइक व्हिच प्रोसेसेस, एंड हर एक प्रोसेस में क्या क्या पैरामीटर्स, लाइक हर एक पॉइंट का प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो चीज पहले फाइंड कर लो। एंड व्हिच फार्मूला वी हैव टू अप्लाई, कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा, कौन सा रिलेशन अप्लाई करना होगा, उसको आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप आराम से कर सकते, कोई इशू नहीं। बट अगर आप हड़बड़ी में करोगे चीजें दिक्कत हो जाएंगी, राइट? और कभी भी परेशानी नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है, इसलिए आप आंसर पा सकते हो। ठीक है, ओके। रिंकी सनु समझ में आ गए? Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ ग्राफ बेस को बोलते हैं। ये ग्राफ आपको दिया है एंड यू हैव टू ड्रॉ VT कर्व। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मींस लाइक थोड़ी सी प्रैक्टिस है, नथिंग, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि डिफिकल्ट है आप समझ नहीं सकते, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये ऑप्शन है आपके सामने। अब आप लोग बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है किसी का। दो स्लाइड्स हैं तो एक पेज में शायद दोनों नहीं दिख पाएगा। किसी का आंसर आ रहा है और कौन सा आंसर आ रहा है। Harshita and Hema, did you get any answer? Dono, sir. Maybe 4. Which one? Which one? Maybe 4, sir. Big option. Big option. Option 4, sir. Maybe. No, first. I think. See that in the process A to B. A to B, constant. B increases, no, sir. The process A to B, temperature is constant, but pressure is decreasing. Right. So if you see in the relation PV is for the NRT, temperature is constant, pressure is decreasing. That means what? Volume is increased. Right. Volume will increase. So, Right. But in the right. ठीक है. So in the same way in the process CD also. Right. ठीक है. in BC, volume is constant. Right. हाँ. ठीक है. और किसी का आंसर आ रहा है? Anyone else? और कोई? रिंकी समझ में आ रहा है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? या सब चीजें ऊपर से हो रही हैं? फिर इस चैप्टर का आप बोल सकते हो कि जो एक बेस्ट वर्जन ऑफ क्वेश्चन हो सकता है लॉजिकल एक्सरसाइज, लाइक आप इसमें थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए, डिफरेंट प्रोसेसेस की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, जस्ट थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस थोड़ी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी सॉल्व आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रीतम समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? ये तो थोड़ा आ रहा है। थोड़ा आ रहा है। अच्छा ठीक है। ओके सी देखो सभी लोग, पहली चीज कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो अगेन द प्रोसेस से सारे प्रोसेसेस को नोट डाउन करो, राइट, और उसको समझो कि हर एक प्रोसेस में है क्या, ठीक है, मतलब दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको मिलेंगे। ए बी एक प्रोसेस है, बी सी सेकेंड प्रोसेस है एंड सी टू डी थर्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये चीज समझना है कि तीनों प्रोसेस में क्या क्या चीजें हो रही है। अब ए टू बी अगर आप देखोगे सो ये क्या है, ये आपको बता ए टू बी में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ए टू बी क्या प्रोसेस हो जाएगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
ठीक है। अब एक चीज और रिलेशन आप निकाल सकते हो इन द प्रोसेस ए बी क्या हो रहा है, ए और बी आप सिंपल इस ग्राफ से देख सकते हो, ए से बी आने में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो इन द प्रोसेस ए टू बी प्रेशर इज डिक्रीजिंग, राइट। और ये जो रिलेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी तो ऑलवेज होल्ड करेगा, ठीक है। सो इफ दिस टर्म इज कांस्टेंट, क्यों, टेंपरेचर इज कांस्टेंट, राइट। सो ये जो टर्म है पी इनटू ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो इफ प्रेशर इज डिक्रीजिंग that means what, volume is in increase, pressure is decreasing, this implies volume is increase, right। क्योंकि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक टर्म घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरा टर्म क्या होना पड़ेगा, उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट। हर प्रोसेस की हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन ड्रॉ अ बेटर ग्राफ, राइट। अब बीसी प्रोसेस में देखो क्या होगा, आपको पीटी कर्व दिया हुआ है, राइट। एंड इन पीटी कर्व बीसी ग्राफ को जब एक्सटेंड करंट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस, ठीक है, एक्सटेंडेड पार्ट। अगर आप ये जो रिलेशन इसमें अगर आप अगेन फिर से देखो, पीटी कर्व आपको दिया, मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, P इक्वल टू एन आर बाई बी इंटू टी, ठीक है। आपको पीटी कर्व दिया हुआ है जिसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है, राइट। इन पीटी कर्व स्लोप क्या होता है, यहाँ पे इस रिलेशन को आप देखो, स्लोप इज इक्वल टू नथिंग बट एन आर बाई बी। स्लोप किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, एन आर बाई बी के बराबर होगा, एंड इट इज कांस्टेंट, राइट। तो किसी एक गैस के लिए नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है। अगर ये होल टर्म कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज व्हाट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये चीज थोड़ा सा आपको रिलेशन निकाल के समझना पड़ेगा कैसे आ रहा है। ये स्टेप समझ में आया सबको, स्लोप कांस्टेंट है, ऑब्वियस बात, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस व्हाट, स्लोप इज व्हाट, एन आर बाई बी। सो द वैल्यू ऑफ एन आर बाई बी इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज व्हाट वी कैन से दैट वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट। ये समझ में आया इस स्टेप से? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, हमें ठीक है, ठीक है। तो बीसी प्रोसेस में क्या आपको मिलेगा, इन द प्रोसेस बीसी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट आप देखो बी टू सी जब आप जा रहे हो तो टेंपरेचर भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। करें इस लीनियर रिलेशन से आपको समझ में भी आ रहा है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, इफ वी इंक्रीज प्रेशर तो टेंपरेचर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड टेंपरेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग, ये हमें सिंपल रिलेशन। अब सी टू डी प्रोसेस में देखते हैं। अब अगर सी टू डी क्लियरली आपको दिख रहा है क्या, टेंपरेचर इज कांस्टेंट, टेंपरेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। टेंपरेचर कांस्टेंट के साथ साथ क्या इसमें दिख रहा है आपको, अगेन प्रेशर इज डिक्रीजिंग, सी टू डी जब जा रहे थे तो ये ए बी प्रोसेस के सिमिलर ही हो जाएगा, ठीक है। टेंपरेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज डिक्रीजिंग and this implies what, volume is increased, but एक चीज डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, लेट अस सपोज अगर इस प्रोसेस का टेंपरेचर T1 है और यहाँ का टेंपरेचर T2 है, तो कौन सा ज्यादा होगा, T1 या T2? दे दो। ऑब्वियसली हमें क्लियर कट दिख रहा है कि टेंपरेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो जो प्रोसेस सीटी होगा उसका जो टेंपरेचर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन प्रोसेस एबी, एबी के टेंपरेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपको वीटी कर्व बनाना है तो देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आप ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन दिया तो सिर्फ आप मैच भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो हर एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं, ठीक है, क्या क्या गलतियां हो सकती है। ऑप्शन ए को आप देखो, मैच कराओ, एबी में क्या आपको मिला, टेंपरेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो एबी में आप देखो तो इसमें हाँ टेंपरेचर कांस्टेंट दिख रहा है, इसमें आपको प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब देखो ए से भी इस ग्राफ में अगर आप देखो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, ए से भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये ऑप्शन ऐसे गलत होगा क्योंकि हमारे पहला जो प्रोसेस है उसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, राइट। ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखो टेंपरेचर कांस्टेंट, हाँ टेंपरेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, हाँ वॉल्यूम इंक्रीजिंग दिया हुआ है, सही। मतलब फर्स्ट जो स्टेप वो क्या है, सही है।
सेकंड क्या है, इन द प्रोसेस बीसी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी प्रोसेस को सही रिप्रेजेंट किया, बट बीसी प्रोसेस क्या है, गलत है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन में देख लो, थर्ड ऑप्शन में क्या, ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो भी जस्टिफाई कर रहा है। बी टू सी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ वो भी ठीक है। और बी टू सी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट के साथ साथ प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो बी टू सी में हाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो अब इस बात वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, मतलब सी ऑप्शन में क्या है, ए बी प्रोसेस भी जस्टिफाई कर रहा है, बीसी भी जस्टिफाई कर रहा है। अब सी डी प्रोसेस चेक कर लेते हैं, तो सी डी में क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब देखो सी टू डी में क्या हो रहा है, इन प्रोसेस सी टू डी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट हमें हमें रिलेशन यहाँ से क्या मिला है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट। सो इसमें ए बी स्टेप सही है, बी सी सही है, और सी डी क्या है, गलत है, ठीक है। तो अब इस बार अगर तीन गलत हो गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर उसको हम चेक भी कर सकते हैं, ए टू बी बी टू सी सही है, सी टू डी हमारा क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक। इसमें सही क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हम ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस चारों ऑप्शन में देखो तो बहुत अच्छे तरीके से इस ऑप्शंस को अरेंज किया है, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी, आपको चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, देन आफ्टर यू कैन आंसर, राइट। पहले ऑप्शन में कोई भी प्रोसेस जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन में केवल एक प्रोसेस जस्टिफाई कर रहा है, सी ऑप्शन में दो प्रोसेस जस्टिफाई कर रहा है, और डी में तीनों जस्टिफाई कर रहा है, तो हमारा डी क्या हो गया, डी आंसर हो गया, राइट। तो हो सकता है कि अगर जो डी ऑप्शन यहाँ पे दिया, अगर एक जगह दे देता तो ये हमारा सही हो जाता। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, दिस वन, ठीक है। अगर ये आपने लिख लिया ना, आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। हर एक चीज अगेन मैंने क्या बोला, तीन चार पैरामीटर्स है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ मोल्स या सेम गैस की बात करता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज की बात नहीं करता है, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अगर आप पैरामीटर्स को समझ गए, हाउ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो आप आराम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा तो भी कर सकते हो, इसका ग्राफिकल क्वेश्चन रहेगा तो भी आप कर सकते हो। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। ओके गुड, Yes. ओके ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। दिस इज ए, दिस इज बी, ये बी प्रोसेस, बी पॉइंट है, दिस इज बी, दिस इज सी। ट्राई दिस वन।
ये इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं पूछा बल्कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया। बाकी सारी चीजें मत देखो, जस्ट ऑब्जर्व द प्रोसेस एसी। बाकी चीजें अगर आप देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस AC, which have been asked, like we have to find change in internal energy in expanding the gas from A to C along the path ABC. अब देखो, like it is asked like change in internal energy. So change in internal energy, energy is a state function, and so it's only depends on initial and final position. It does not depends on the through which paths the process has been done, right? So आप ABC path के थ्रू ले जाओ या फिर डायरेक्ट A to C लेके जाओ, चीजें सेम है, राइट? आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सिंपली F/2 NR डेल्टा T या NCV डेल्टा T। सिंपली आपको पॉइंट ए और पॉइंट सी का टेम्परेचर निकाल लेना है और क्या कर देना है? F/2 NR डेल्टा T कर देना है। बाकी सारी चीजों से आप बाकी प्रोसेस को देखो, बहुत सारे प्रोसेस इसमें दिख रहे हैं, बट वो चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होगा। So 10.5. राइट, सही है, वेरी सही है, वेरी। बाकी लोग क्यों इतना सुस्त पड़ जाते हैं? बहुत मैं एक्सप्लेन कर चुका है। सिंपल अगेन क्लैरिटी। सर डी ऑप्शन। राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है, इज द करेक्ट वन। देखो अब मैं थोड़ा टाइम नहीं लूंगा, राइट? देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अब आपसे क्या पूछा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड वी नो इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट? बाकी समय फर्क नहीं पड़ता किस प्रोसेस थ्रू गया है, ठीक है? उससे हमें कोई मतलब नहीं। F/2 NR डेल्टा T या मोनोटॉमिक बोला, दैट मींस व्हाट? F is 3, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 3/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो A to C हम जा रहे हैं इस तरीके से, मींस टेंपरेचर ऑफ C माइनस टेंपरेचर ऑफ A, तो दोनों पॉइंट पे क्या निकालना है? टेंपरेचर निकालना है। तो पॉइंट A का टेंपरेचर क्या दिया हुआ है? टेंपरेचर एट A ये T0 दिया हुआ है। या पॉइंट ए पे अगर आप रिलेशन को क्या मिलेगा? P0 V0 इक्वल टू NR T0, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। सिमिलरली पॉइंट सी पे अगर आप देखोगे तो 2P0 into 4V0 is equal to NR टेम्परेचर एट C। एक्चुअली टेम्परेचर एट C क्या आ जाएगा? इट विल बी 8P0 V0 आ जाएगा, एंड P0 V0 की जगह ये वैल्यू आप पुट करोगे तो अब क्या मिलेगा? टेम्परेचर एट C is equal to 8T0 मिल जाएगा, ठीक है? सो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू 3/2 NR डेल्टा टी, मींस 8T0 माइनस T0, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है? 7 मींस 21/2 NR T0 हो गया, राइट? तो NR T0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? P0 V0 कर, इसमें उसी टर्म्स में दिया, कोई दिक्कत नहीं। n नंबर ऑफ मोल्स 1 बोला हुआ है, तो कितना आ जाएगा? इट विल सिंपली 10.5 R T0। कई सारे लोग इससे कंफ्यूज होंगे, सर अब मुझे A से B भी निकालना पड़ेगा, B to C भी निकालना पड़ेगा। इतना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर हीट एक्सचेंज पूछता तो फिर हमें करना पड़ सकता था, राइट? बट हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिंपली पूछा, तो हम डायरेक्टली A और C, बिकॉज़ इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? स्टेट फंक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पाथ से ले गया, किस पाथ के थ्रू हो गया, ये मैटर नहीं करता। क्लियर है सबको ये? दीपक समझ में आ गया ये? यस सर। क्लियर?
आई डोंट थिंक कि अब देखो यार, मैं कितना भी आपको पढ़ा लूं, 50 क्वेश्चन करा लूं, 100 क्वेश्चन करा लूं, until and unless you don't practice by yourself, nothing will happen. मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितना कुछ भी ना कर दूं, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत ही फंडामेंटल है। मतलब कि ये एवरेज लेवल पे हम एक जो हमने ग्राफ का कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने काफी अच्छा किया था, वो अच्छे एम्स लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, बट बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक है, एवरेज टाइप के हैं या फिर बिलो एवरेज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी आप अच्छा कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जब आप खुद से घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितना भी मैं पढ़ा लूं, कितना भी कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा बता दूं, चीजें तो डिफिकल्ट हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसमें एक काम करो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन। एक चीज मैं आज ही खत्म कर देता हूँ, दैट इज हीट इंजन का जो फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं एंड हीट इंजन में एफिशिएंसी का। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो क्विकली, या फिर जो भी आपके पास मोबाइल है, डेस्कटॉप है, पीसी, स्क्रीनशॉट ले लो, पिक ले लो, इसको आप ट्राई करना करके। हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ये भी, इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट। आप इसको रुक जाओ, 2 क्वेश्चन रुक जाओ। अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ चीजें, बेसिक चीजें देख लेते हैं कि हीट इंजन या इंजन की इफिशियंसी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, हम सोर्स, सिंक और एक सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ऐसा कुछ सोर्स है, दिस इज सोर्स, दिस इज द सिस्टम व्हिच विल डू वर्क, ये कुछ वर्क करेगा, एंड द रेस्ट एनर्जी विल लॉस टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ सिंक, राइट? ऐसा। सो if we give q1 amount of heat to source, right? So q1 amount of जो heat है वो यहाँ आएगा and it will perform some work. ठीक है, let us suppose जितना हमने energy दी in the form of heat, कुछ w amount of work हुआ and some amount of heat lost to the surrounding in the form of आप noise के form में समझ सकते हैं, in the form of जो fuels नहीं, जो exhaust निकलता है basically, जैसे आप फैक्ट्रीज में देखते हो तो जितनी एनर्जी हीट इन एनी फॉर्म हम देते हैं, कुछ वर्क परफॉर्म होता है एंड कुछ जो एनर्जी है वो क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है या फिर जो वेस्ट निकल जाता है, राइट? उस फॉर्म में कुछ हमारा जो एनर्जी वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज W अमाउंट ऑफ वर्क और Q2 अमाउंट ऑफ जो हीट है या एनर्जी बोल सकते हैं, वो सराउंडिंग में चला गया और बेसिकली सिंक में चला गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसी पे बेस्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है कि एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन कैन नॉट बी 1 या फिर 100% नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी सम लॉस टू द सराउंडिंग, कुछ न कुछ लॉस ही होगा इन द प्रोसेस ऑफ हीट इंजन या कोई भी इंजन आप ले लो। ठीक है, यहाँ से आप क्या करना, हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, W वर्क डन हुआ और Q2 क्या हुआ, सराउंडिंग को चला गया, ये लॉस इन एनर्जी बेसिकली होता है जो Q2 यहाँ पर। तो यहाँ से क्या रिलेशन हमें मिल जाएगा, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, राइट? या फिर वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट Q1 माइनस Q2 भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। सो एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, कोई भी इंजन जो, और एक चीज और, लेट अस सपोज यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो एक चीज बोला जाता है Q1 is proportional to T1 and Q2 is proportional to T2. ठीक है, तो efficiency of engine defined as efficiency of engine is represented by term eta is equal to work done by the system divided by heat given to the system. Heat given to the system. ठीक है, कितना हमने हीट दिया,
Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, हीट गिवन टू द सिस्टम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एटा विल बी इक्वल टू W by Q1, एंड W क्या है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 by Q1, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस Q2 by Q1 आ जाएगा। दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, राइट। और यहाँ मैंने क्या बोला, Q1 is proportional to T1, T1 is the temperature of source and Q2 is the T2 is the temperature of sink। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Q2 is proportional to T2। तो इन तीनों को प्रोपोर्शनलिटी अगर आप हटाओ तो आपको क्या मिल जाए, Q1 by Q2 is equal to T1 by T2। Generally in case of engine T1 is greater than T2, जो सोर्स टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सिंक टेम्परेचर। तो इसको हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या हमें मिल जाएगा 1 माइनस T2 by T1 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस हाउ वी कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, राइट। तो एक कार्नोट साइकिल स्पेशल केस आता है, इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन करके एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, फुल साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। हीट जो इंजन है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। कार्नोट साइकिल एक उसके स्पेशल केस है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी उसमें कर लेते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली है, ठीक है। बट अगर किसी प्रोसेस के लिए अगर एफिशिएंसी डिफाइन करना हो तो हाउ वी कैन डिफाइन, सिंपली वर्क डन, ये सिंपल सा रिलेशन वर्क डन अपॉन हीट गिवन टू द सिस्टम। ये चीज आप याद रखना, efficiency for any kind of process, it may be cyclic, may not be cyclic, right? Work done by the system upon heat given to the system। समझ में आ गया सबको ये? Yes sir। ओके, यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है, सिंपल सा इसका इलस्ट्रेशन है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फटाफट इसको ट्राई कर लो। Exhausting heat means releasing heat, right? Exhausting heat मतलब heat release करा इस temperature, basically क्या है, this is sink, right? जिसमें ये जो heat है उसको release इसको करना है, ये basically waste जो पार्ट है। And efficiency आपको दिया होगा 25%, basically ये जो वैल्यू निकली है इस वैल्यू हमने निकाली, इससे कुछ पॉइंट में आएगा, it will be between 0 to 1, ये 0 to 1 के बीच में आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। फटाफट ट्राई करो। अगेन अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हो, दिस T1 and T2 should be in Kelvin, केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं, लिख लेना दिस T1 and T2 should be in Kelvin, not in डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। Two 27 sir. Which one? 227. Okay, fine. Okay, see, अब देखो 25% efficiency का क्या मतलब होगा, eta is equal to 1/4, right? 1/4 में 100 से मल्टीप्लाई करो तो 25% आ जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, eta is equal to 1 minus T2 by T1 is equal to 1/4। अब इस रिलेशन को यूज करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, T2 by T1 is equal to what? सर वन ऑप्शन है। वन ऑप्शन, ओके, लेट अस चेक, देख लेते हैं कोई बात नहीं। सो T2 by T1 क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 minus 1/4, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर मींस T2 हमें दिया हुआ है, राइट। वी आर गिवन T2, तो T2 की वैल्यू कितनी, 27 डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर आप केल्विन में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज़ 27 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, राइट। तो अब इस रिलेशन को देखो, अब इस रिलेशन से हमें क्या मिल जाएगा, we can write T2 by T1 is equal to 3/4, so this implies T1 क्या आ जाएगा, T1 is equal to 4/3 T2 आ जाएगा,
ठीक है। सो T2 की वैल्यू हमें पता है, तो T1 क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 300। सो T1 कितना आ गया 400 केल्विन आ गया, ठीक है। सो T1 कितना 400 केल्विन, या 400 माइनस कितना कर देंगे हम 273 कर देंगे, कितना आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यस दीपक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट वन। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ओके ठीक है, सिंपल इलस्ट्रेशन है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और कई बार इसमें बर्डन पूछ लेगा, या फिर हीट गिवन है, हीट रिलीजेस पूछ लेता है। प्रोसेस से मतलब ये सिंपल सा आपका रिलेशन है, फार्मूला है, बर्डन अपॉन ह्यूमन इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, या फिर हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपको इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा हाँ चलो 1-2 मिनट रुको, इसको भी फटाफट आप देख लो, ठीक है। अब देखो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, इसमें एक्चुअली उल्टा प्रोसेस होता है। उल्टा प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है किससे, रेफ्रिजरेटर, या आई होप ऑलमोस्ट सबके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है। तो इसको पहले इसका एक बार वर्किंग हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो सिंपल से इसका वर्किंग क्या होता है। अगेन ऐसे क्या है, एक सोर्स है, ठीक है, और ऐसे एक सिस्टम है और एक सिंक है, ठीक है। ये हमारा क्या सोर्स है, तो ये क्या करता है, इस सोर्स क्या बेसिकली यही हमारा कोल्ड रिजर्वायर होता है। इसको तो कोल्ड रिजर्वायर या जो फ्रिज के अंदर का हमारा सिस्टम है, ठीक है। इससे क्या करता है, ये हीट पंप इसको बोलते हैं, राइट। ये क्या हीट पंप, सो इसको हम क्या करते हैं, व्हाट वी डज, वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो हीट पंप क्या है कि ये कुछ वर्क करता है, W अमाउंट ऑफ वर्क मांगता है। तो ये वर्क क्या करता है, ये इस कोल्ड रिजर्वायर से और हीट एक्सट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है, और हीट एक्सट्रैक्ट करता है। लेट अस सपोज इट इज एक्सट्रैक्टिंग Q2 अमाउंट ऑफ, ठीक है। मतलब लेट अस सपोज कि इसका टेंपरेचर कुछ था 10 डिग्री सेल्सियस, राइट, कोल्ड रिजर्वायर का। तो वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, तो उसका टेंपरेचर क्या होगा, और डाउन हो जाएगा, राइट। वो कैसे हीट एक्सट्रैक्ट करता है, बिकॉज़ वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके वहां पे हीट पंप लगा हुआ है, एंड दैट विल ऑपरेट करेगा, एंड दैट विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम दैट रिजर्वायर। तो लेट अस सपोज अगर इनिशियल टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, तो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो टेंपरेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि हमने क्या उसका लेवल रखा है 1 2 3 4 5। तो अगर जितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उसकी बॉडी का टेंपरेचर डाउन हो जाएगा, 10 से हो सकता है 5 हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है। तो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा एंड दैट ऑलवेज रिलीज टू द सराउंडिंग। फिर क्या करता है, सराउंडिंग को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो अगर आप कभी क्या करो, फ्रिज को ऑन करके आधे 1 घंटे छोड़ दो, अब फ्रिज का जो बैक पोर्शन होता है ना नीचे में, वहां पे कभी आप अगर अपना हाथ रख दो तो आपको बहुत गर्मी फील होगी। प्रैक्टिकली करके देखना, हो सकता है उसको किया भी होगा, राइट। तो क्या करे, T1 अमाउंट ऑफ हीट ये सराउंडिंग को रिलीज कर देता है। क्या करे, T1 अमाउंट ऑफ, राइट, तो जो नीचे वाला पार्ट वो काफी गर्म होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सिंपल सा प्रोसेस है किसका, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन मिल जाएगा, आप देखो यहाँ पे अगेन Q2 amount of heat is extracted from the cold reservoir and W amount of work is performed by the heat pump because we are applying the electricity, and this given amount of heat will release to the surrounding. तो अगेन आपको यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा, Q1 is equal to W plus Q2, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, राइट। अगेन लेट अस सपोज यहाँ का टेंपरेचर अगर T2 है, यहाँ का टेंपरेचर T1, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा T1 is greater than T2। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम एफिशिएंसी में, यहाँ पे हम दूसरा टर्म डिफाइन करते हैं, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। क्या हम डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का हम डिफाइन करते हैं, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, एंड ये किसके बराबर होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर अपॉन वर्क डन। ये इसका रिलेशन होता है, क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द हीट पंप, राइट।
तो W की वैल्यू पुट कर दो आप, क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 माइनस Q2 में लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो W अपॉन Q1 माइनस Q2, अगर मैं Q2 से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, इट विल कम Q1 बाई Q2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चलो देखो आप यहाँ पे, तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा क्या आ गया, 1 अपॉन Q1 बाई Q2 माइनस। अगेन यहाँ पे Q1 इज प्रोपोर्शनल टू T1 एंड Q2 इज प्रोपोर्शनल टू T2। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट इट एज 1 अपॉन T1 माइनस T2, T1 बाई T2 माइनस 1। ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, Q2 क्या है, Qt इज द अमाउंट ऑफ हीट we extracted from the cold reservoir, राइट। एंड अगेन वो क्या होता है, वो लोअर टेंपरेचर पे होता है, प्रैक्टिकली भी हमें समझ में आता है। एंड द Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच वी रिलीज टू द सराउंडिंग, ऑब्वियसली वो हायर टेंपरेचर पे होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक। जैसे इसमें ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज अ फ्रीजर एट टेंपरेचर -13 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या टेंपरेचर है आपका, T2 टेंपरेचर आपको दिया हुआ है -30 डिग्री सेल्सियस। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इज 5 आपको दिया हुआ, बीटा की वैल्यू दिया हुआ है। द टेंपरेचर ऑफ द एयर टू व्हिच हीट इज रिजेक्टेड, तो आपको T1 की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली जो सेकंड रिलेशन हमने यूज किया है, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 बाय T2 माइनस 1, ये रिलेशन आपको यूज करके क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया सबको ये? Yes, sir. ओके, प्रीतम सनु समझ में आ गया? यस सर, यस सर। Okay, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। थर्मोडायनामिक्स हमारा डन हो गया है। बाकी किसी को कोई क्वेरी होगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कुछ बेसिक चीजें उसमें पढ़ लेंगे, देन प्रैक्टिस कर। बाकी अगर इससे किसी को कुछ पूछना होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकता है, ठीक है। ये काम तो सब लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 2-3 और क्वेश्चन है, फटाफट उसको नोट डाउन कर लो, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जो भी ये 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे उसको डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर, यस। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट। हो गया क्वेश्चन नोट डाउन? Yes, sir. यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं? ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर दो फटाफट। इसमें लास्ट में आई थिंक ये सब क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं शायद, तो आप इसको ट्राई करना। और भी क्वेश्चन नहीं, बस ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ट्राई करना इसको। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे एंड हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, बाय सर। Bye everyone. See you in next class.